हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एलीट क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जनरल साइंस चैप्टर थर्ड का लास्ट पार्ट। वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज वी ऑल नो कि हमें जो सोलर इंसुलेशन मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में जो रिसीव होती है वो एज अ शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है। एटमॉस्फेयर जो होता है वो इस सोलर इंसुलेशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है और इसको अपने थ्रू पास होने देता है ताकि ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाए। लेकिन हमारा जो अर्थ होता है वो भी ये रेडिएशंस कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है इन द एटमॉस्फेयर। और वो जो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करता है उन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो इन रेडिएशंस को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देते हैं और उनको वापस रिफ्लेक्ट करवाते हैं बैक टू द अर्थ सरफेस। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की जो लेयर होती है वो ओपेक होती है टू दीज रेडिएशंस। उसकी वजह से हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो ज़्यादा वार्म हो जाता है और वही होता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन हम देखते हैं कि नेचुरली हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस आकर करते हैं। उनका मेन काम ये होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर को वार्मर रखना। क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो उसकी वजह से जो है हमारा जो अर्थ है वो बहुत ठंडा हो जाएगा और उसकी वजह से जो है एक्सट्रीम जो है पर्माफ्रॉस्ट कंडीशंस प्रिवेल करेंगी, जो कि हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल भी जो है वो सूटेबल नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो अर्थ पे ग्रीन हाउस गैसेस है वो कैसे जो है वो अकर करते हैं। कुछ नेचुरली होते हैं और कुछ हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से अकर करते हैं। कुछ नेचुरल ड्राइवर्स जो होते हैं दैट मीन्स वॉल्केनिक इरप्शंस जो होती हैं या हमारी सोलर रेडिएशंस है या वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो उन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है जो हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड ऑन होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनकी वजह से जो है अगर हम बर्न करते हैं उनको, जैसे कोल है, ऑयल या गैसेस, उस वजह से जो है कुछ हार्मफुल गैसेस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है रिलीज होते हैं। नेक्स्ट होता है डिफॉरेस्टेशन। जब हम पेड़ काटते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा कार्बन सिंक माना जाता है वो ख़त्म हो जाता है। तो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जितना ज़्यादा वहाँ कार्बन होगा उतना ज़्यादा ही वहाँ अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, हमारा अर्थ वार्मर होता जाएगा एंड दिस लेड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस भी हैं वो भी रिलीज करते हैं काफ़ी सारे हार्मफुल गैसेस एडिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम यही कहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली आकरिंग ऐसे गैसेस होते हैं जिनको हमारा अर्थ वार्म रखने के लिए एटमॉस्फेयर में उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो अपनी नेचुरल कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो करते हैं कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हम आजकल देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे अर्थ पर, हमारे नेचर पर, हमारी ह्यूमन लाइफ पर जो है बायोडाइवर्सिटी पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे जो हार्मफुल है हमारे अर्थ के लिए ग्रीन हाउस गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इससे इसीलिए हेवी लिफ्ट कहा जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस होता है। जो ये वाला गैस है ये ट्रांसपेरेंट होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के लिए, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं, जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं, उनके लिए ये ओपेक होता है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एयर से डेंसर होता है, इसीलिए ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मेन और बेसिक सोर्सेस क्या है जिनसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जैसे कि हम कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से देखते हैं, हम पेड़ काटेंगे डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी बताया कि
फॉरेस्ट्स आर द लार्जर कार्बन सिंक्स, लेकिन अगर हम पेड़ काटेंगे तो वो सिंक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये कुछ सोर्सेस है, तो इसीलिए जो है एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो CO2 को माना जाता है। अगर हम देखते हैं कि एक नेचुरल कैपेसिटी में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हार्मफुल नहीं है हमारी अर्थ के लिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ है, व्हीकल्स एग्जॉस्ट से भी जो है ऐसे गैसेस निकलते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचते पहुंचते उनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि नेचुरल कैपेसिटी को ब्रीच कर जाती है, और वही रीज़न होता है कॉज होने का हमारा ग्लोबल वार्मिंग। Moving forward to the next potential accelerator of greenhouse effect, that is methane. अब मीथेन जो होता है ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हमारा एनिमल वेस्ट या जो बायोलॉजिकल मैटर होता है वो डिकम्पोज होता है, तो उससे जो होता है मीथेन प्रोड्यूस होता है। अगर हम उस मीथेन का यूज़ गोबर गैस बनाने में करेंगे तो उसकी जो एमिशंस है वो हार्मफुल नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से एमिशंस रिस्ट्रिक्ट होगी, हम वो यूटिलाइज करेंगे इन अ गुड वे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मीथेन है वो काफ़ी सारे जो है सोर्सेस से रिलीज होता है। मीथेन के सोर्सेस क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे जो राइस पैडीज है, ठीक है, उनमें पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास जब हमारा राइस जो है सोविंग हम करते हैं, उसकी जब मच्योरिंग हो रही होती है, तो एनारोबिक कंडीशंस में जो होता है सॉइल, क्योंकि ऊपर से फ्लडेड होता है विद द वाटर, तो उसकी वजह से एनारोबिक कंडीशंस इन द सॉइल प्रिवेल हो जाती है और उसकी वजह से वो मीथेन को रिलीज करता है। हम ये भी देखते हैं कि पर्माफ्रॉस्ट कंडीशंस होती हैं, जब हमारे पास कोई भी सॉइल है, मॉइस्ट है या फ्रोजन सॉइल है, वो भी मीथेन फॉर्म करता है। बिकॉज हम ये देखते हैं कि वो सॉइल काफ़ी देर तक कवर्ड रहता है, तो उसमें डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स वगैरह होते रहते हैं। जब तक वो आइस से कवर्ड है, मीथेन जो अंदर बन रही है वो उसमें स्टोर्ड रहती है। वंस वो आइस या जो वो सॉइल है वो डीफ्रॉस्ट हो जाती है, तो उसमें से जो होता है मीथेन जो होता है वो रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे पास जो लाइव स्टॉक होता है, इनमें 25% एमिशन होता है मीथेन का। वो कैसे होता है? इनमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं चिविंग द कार्ड। उस टाइम पे एक बैक्टीरिया इनके माउथ में होता है जो मीथेन को रिलीज करवाता है। जैसे बाकी सोर्सेज भी हैं जिनसे मीथेन रिलीज होता है, जैसे लैंडफिल्स होते हैं या टर्माइट्स होते हैं, ऑयल लीक्स होते हैं, उस पे भी जो है मीथेन का रिलीज उन सारी चीज़ों से भी हो सकता है। लैंडफिल से भी निकलता है, टर्माइट से निकलता है। और ये भी माना जाता है कि मीथेन जो है वो ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट की पोटेंशियल रखता है एज कंपेयर टू CO2। ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस माना जाता है एज कंपेयर टू CO2। Moving forward to an agricultural bioproduct. And what is that agricultural bioproduct called? That is called the nitrous oxide. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये एक इतना पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग एजेंट है कि ये CO2 से 300 गुना ज़्यादा तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकता है। और हम देख रहे हैं कि हर साल इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.25% जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इसका मेन सोर्स क्या होता है? इसका मेन सोर्स होता है जो हम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द रीज़न। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उसमें से जो नाइट्रोजन वो नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है, वो एक रीज़न होता है इसका रिलीज होने का इन द एटमॉस्फेयर। एंड इंटरनल कंबशन इंजन से भी जो है ये निकलता है। नाउ कम्स द थिंग कि इसको हम मिटिगेट कैसे करेंगे। हमें नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स के बदले कुछ एफिशिएंट फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करना है। हम ये भी देखते हैं, अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड या जो हमारे पास होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, अगर हम उन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो वो दोनों जो होते हैं ये ग्लोबल कूलिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि ये फॉर्म करते हैं OH रेडिकल्स जो कि जो मीथेन के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए हम नाइट्रिक एसिड एंड जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इनको जो है काउंटर करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड को यूज कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी कम टू the fluorinated gases.
फ्लोरिनेटेड गैसेस जो होते हैं ये आर्टिफिशियल गैसेस होते हैं जिनमें कि फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लोरिनेटेड गैसेस होते हैं इनकी एक खासियत होती है कि इनका जो परसिस्टेंस टाइम होता है, इनका जो लाइफ टाइम होता है इन द एनवायरनमेंट टू परसिस्ट, वो सेंचुरीज तक हो सकता है। इसीलिए ये जो फ्लोरिनेटेड गैसेस होते हैं ये सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। काफ़ी पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? चार बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिनेटेड गैसेस होते हैं। एक तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, हमारे पास परफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, या तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है, एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड्स भी होते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है उन्होंने हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस किया। ये हमारे रेफ्रिजरेटर, हमारे एयर कंडीशन, इन सारी चीज़ों से जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। या हम बोलते हैं कि काफ़ी सारे हमारे पास फोम्स होते हैं, फायर रिटार्डेंट्स, उनसे भी रिलीज होते हैं। परफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं ये मोस्टली बाई प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का। जैसे एल्युमिनियम प्रोडक्शन हो रहा हो वहाँ पे भी एक बाई प्रोडक्ट ये निकलता है। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो वहाँ एक बाई प्रोडक्ट ये होता है। एंड इसका भी जो एटमॉस्फेरिक लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, इसलिए ये हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है। अब बारी आती है हमारे सल्फर हेक्साफ्लोराइड की। प्रोसेसेस बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनसे ये निकलता है। जैसे कि सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर होगा तब भी निकलेगा, मैग्नीशियम मैन्युफैक्चर हो रहा होगा वहाँ भी निकलता है। तो इसीलिए इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल होता है हमारे पास ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कॉज करके ग्लोबल वार्मिंग कॉज करवाने का। तीसरा हमारे पास आता है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ये जो है एक ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो CO2 से कितने गुना ज़्यादा का पोटेंशियल रखता है ग्रीन हाउस पोटेंशियल, 17,200 टाइम्स। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हाउ मच ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिस नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड इज हैविंग। ओके, सो चीफ सोर्सेस का क्या होता है? जब हम सोलर पैनल्स बना रहे होंगे या फ्लैट पैनल्स भी, डिस्प्ले जो हमारे डिस्प्ले पैनल्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का रिलीज होता है। तो ये सारे जो होते हैं ये फ्लोरिनेटेड गैसेस मैन मेड तरीक़ों से रिलीज होते हैं। इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है और इसका ये मतलब है कि इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो एक्सट्रीमली ह्यूज होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात कर रहे हैं एल्बिडो की। पार्टिकुलेट मैटर की वजह से एल्बिडोज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि एल्बिडो होता क्या है। अर्थ की सरफेस रिफ्लेक्टिविटी कितनी है, वो कितना सोलर इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट कर सकता है, दैट रिप्रेजेंट्स द एल्बिडो। हमारे पार्टिकुलेट मैटर से इस रिफ्लेक्टिविटी जो है पे कितना इफेक्ट पड़ता है वो बताता है हमारे दो इफेक्ट्स। एक तो किससे वो पता चलेगा? हमारे पास दो ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जैसे कि ब्राउन कार्बन है और ब्लैक कार्बन है। दो ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनके डिपोजिशन की वजह से एल्बिडो जो होता है वो कम हो जाता है। सबसे पहले आइस या जो हमारे पास स्नो होती है उनकी जो रिफ्लेक्टिविटी होती है, उनका जो एल्बिडो होता है वो काफ़ी हाई होता है। लेकिन जब हम देखते हैं पोल्यूशन की वजह से हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर डिपॉजिट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ स्नो और ऑन द सरफेस ऑफ आइस, तो उसका एल्बिडो कम हो जाता है, रिफ्लेक्टिविटी कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि डार्क पैचेस बन जाते हैं उन पार्टिकुलेट मैटर्स के, जो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से ये स्नो या जो ये आइस है ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ब्लैक कार्बन जो है उसे हम सूट भी कहते हैं, और ब्लैक कार्बन एक ऐसा पार्टिकुलेट मैटर है जो काफ़ी सोर्सेज से निकलता है। जैसे डीजल या कुक स्टोव्स होते हैं हमारे पास, उनसे निकलता है। ओपन वुड बर्निंग होगी उससे निकलेगा। हमारे पास बायोमास होता है, या फॉरेस्ट फायर्स आप देखते हैं, काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस हैं जिनसे एज अ बाई प्रोडक्ट ब्लैक कार्बन निकलता है। और उसका भी यही काम होता है एल्बिडो को कम करना और एब्जॉर्प्शन ऑफ दी जो हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ आइस होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ब्लैक कार्बन जो होता है इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो ये ज़्यादा देर तक हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं रह पाता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इसमें कम होता है, मतलब अगर हम बोलेंगे कुछ डेज से लेकर कुछ वीक्स तक, उससे ज़्यादा नहीं।
अब हम करते हैं बात हमारे नेक्स्ट पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज द ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन जो होता है ये नॉन ग्रेफाइटिक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, एक ऑर्गेनिक एरोसोल होता है जो ब्राउन या येलो कलर का होता है, जो बायोमास की बर्निंग या इंडस्ट्रियल इमिशंस या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट या वाइल्ड फायर से जो है वो रिलीज हो जाता है। और इसका भी काम होता है यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करना, और इससे भी हमारा जो एल्बिडो इफेक्ट होता है वो हैम्पर होता है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी सी कि एनवायरमेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं। फाइन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारा जो क्रायोस्फीयर है उस पर क्या इफेक्ट होगा। जब हमारा अर्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे ग्लेशियर्स, हमारे आइस शीट्स मेल्ट हो रहे हैं, क्योंकि एल्बिडोज जो है वो कम हो रहा है, और एल्बिडो कम होने की वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ द हीट कम होने लगता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ आइस होता है। तो वो आइस जब मेल्ट होते हैं तो उसकी वजह से वो जो पानी है वो सी लेवल को राइज करवाता है, और उसकी वजह से ये भी होता है कि ओशन एसिडिफिकेशन हो जाती है। दैट मीन्स CO2 की जो अब्जॉर्प्शन होती है इन द वाटर वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ इफेक्ट होती है। और उसका ये भी एक इफेक्ट होता है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आने लगती हैं। तो क्या होता है, ड्रॉट्स, फ्लड्स, हीट वेव्स, हरिकेन्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अब्रप्टली होने लगती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे इसके सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट के बारे में। सो एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो हमारा जो है ये जो पैटर्न होता है ऑफ प्रेसिपिटेशन वो शिफ्ट हो जाता है, उसकी वजह से जो यील्ड है वो फ्लक्चुएट होने लगता है, और जो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारी फूड सिक्योरिटी को। इसी तरीके से जो वाइल्ड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, क्लाइमेट चेंज जो होता है वो हमारे इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे बायोडाइवर्सिटी में लॉस होना शुरू हो जाता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, और उसकी वजह से जो होता है एक्सटिंक्शन के रिस्क्स भी रहते हैं। उस वजह से हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से हेल्थ जो है रिलेटेड इलनेसेस भी बढ़ चुकी हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज पार्टिकुलेट मैटर की कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं। अर्थ जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ला रहा है, जिसकी वजह से इलनेस इन द पीपल जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, और उसका ये इम्पैक्ट भी हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी भी लोगों की कम हो रही है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज़्यादा हमारे जो है ये जो है क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी पे पड़ रहा है। तो ओवरऑल जो है सोशल इकोनॉमिकली या बायोलॉजिकली ये काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है, और वो भी नेगेटिवली। मूविंग फॉरवर्ड टू द फुटप्रिंट्स, अब हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे मेजर करेंगे कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उनका एमिशन जो है वो कैसे हम जो है वो मेजर करेंगे। उसके लिए जो है ग्रीन हाउस गैस का एक प्रोटोकॉल जो है वो एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क निकाला गया फॉर मेजरिंग दी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और ये किन्होंने डेवलप किया था, WRI, दैट इज द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, and WBCSD, that is World Business Council for Sustainable Development। इन्होंने ये इसीलिए किया ताकि हर एक कंट्री ये रिपोर्ट कर पाए कि कितने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने इसके 3 मेन स्कोप्स निकाले। पहला स्कोप एक डायरेक्ट स्कोप, जिससे हमें ये पता चलेगा कि सोर्स जो है मेन जहाँ से एक्चुअल पोल्यूशन हो रहा है वो कितना है। सेकंड, इनडायरेक्ट सोर्सेज से कितना एमिशन हो रहा है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, हम स्टीम इंजन्स का यूज़ कर रहे हैं, हम कूलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उससे कितना रिलीज हो रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। एंड तीसरा है वैल्यू चेन, जो हमारी कंपनी से रिलेटेड है, दैट मीन्स उनके अपस्ट्रीमर्स, सप्लायर्स जो है, या वेस्ट डिस्पोजल जो वो कंपनीज करवा रही हैं, प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है, उन कंपनीज के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है उससे कितना ग्रीन हाउस गैस जो है वो रिलीज हो रहा है। तो ये 3 स्कोप्स की वजह से उन्हें जो है एक्चुअली मेजर किया जाएगा कि कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, कि अब ग्लोबली क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है ग्रीन हाउस गैसेस को
जो है मिटिगेट करने के लिए या हमारी ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन करने के लिए। सबसे पहला ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन। हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट थे, हम क्या कर रहे हैं, हम जो है मोर कन्वीनियंट सोर्सेज जो है जो हमारे पास जैसे सोलर है, विंड है, जो कि हमारी रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स को कम करेगी। हम क्या कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि हम अपना जो कंजप्शन है एनर्जी का वो कम कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम वो कैसे होगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके। तीसरी चीज़ ये है, वी आर इम्प्लीमेंटिंग कार्बन प्राइसिंग। उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम डिस्करेज कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, सॉरी। तो उसकी वजह से भी जो है हमारे जो ग्रीन हाउस एमिशंस है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, वो रिड्यूस होंगे। एंड नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ द पेरिस एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट वी नो इसका एम है लिमिट करना ग्लोबल वार्मिंग को किस लेवल के बिलो, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, और उसका ये भी एफर्ट होगा कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स तक उसको पहुंचा सके, एमिशन लेवल्स को। ठीक है। सो अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे इम्पोर्टेंटली जो ब्लैक कार्बन है जिसकी वजह से हमारा जो एल्बिडो है वो कम हो रहा है, हमें उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रहे हैं, हमें जो हमारे जैसे CO2 है, N2 वगैरह है, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सिर्फ एक कंट्री का एफर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज हम देख रहे हैं कि ग्लोबली इम्पैक्ट हो रहा है हमारा अर्थ। तो अर्थ को बचाने के लिए सब कंट्रीज को एक साथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सो एज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो विद दिस वी आर डन विद दिस होल चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ इट इज सो, काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।